ये है बीपीएससी टीचर। बीपीएससी टीचर के लिए लैंग्वेज प्रश्नों का एक क्वेश्चन सेट। इसमें लैंग्वेज के जितने प्रश्न हैं, हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दिया गया पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पहले वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जो पैराग्राफ पर बेस्ड किया गया है। आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज। आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज। द सनफ्लावर लीव्स, flower and seed have varied economic and ornamental use. B number, the sunflower seed have varied use. C number, a sunflower seed can be consumed by human as well as animal. D number, more than one of the above, and E number, none of these. अगर पैसेज की थीम की बात करें हैं तो ये थीम जुड़ा होता है ए नंबर क्वेश्चन से। The sunflower leaves, flowered and seed have varied economical and ornamental uses. ये इसका सही आंसर हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, Which of the following fact is mentioned in the given passage? A number, sunflower seed have no other use except for making oil. यानी कि बीज के अलावा या मेकिंग ऑयल बनाने के लिए इसके अलावा कोई और खास यूज नहीं होता है। बी नंबर, सनफ्लावर कैन बी ग्रो एनीवेयर, कहीं भी इसे उगाया जा सकता है। सी नंबर, द सनफ्लावर लीव्स, फ्लावर एंड सीड हैव अ मेनी यूज, यानी कि इन सभी का अलग अलग यूज है। मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया द सनफ्लावर लीव्स। सी नंबर, द सनफ्लावर लीव्स, फ्लावर एंड सीड हैव मेनी यूजेस। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनमी ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा वर्ड दिया गया है ऑर्नामेंट। इसका अगर एंटोनम की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दिया गया है इम्पटी, डेकोरेटेड, इम्पटी ए नंबर इम्पटी, बी नंबर डेकोरेटेड, सी नंबर अनएम्बेलिश्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, अनएम्बेलिश्ड। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। यहाँ बताना है कि इसका टोन कैसा है, ये जो पैसेज है वो किस टाइप का है। ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रिप्टिव है, बी नंबर मोटिवेटेड है, सी नंबर लाउडेटरी है, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा, दिस पैसेज इज द डिस्क्रिप्टिव टाइप टोन पैसेज। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। डैश यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए मे, ऑप्शन नंबर बी शैल, ऑप्शन नंबर सी कुड। चलिए, सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, कुड। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। यहाँ पर कुड का जो प्रयोग होता है वह किसी चीज़ को रिक्वेस्ट या पोलाइटनेस के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज़ से रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। अगर मे की बात करते हैं तो मे का यूज मुख्य रूप से संभावना या पॉसिबिलिटी या किसी से परमिशन लेने के लिए, इच्छा या प्रार्थना करने के उद्देश्य के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। फिर से देखते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिट के लिए, परमिशन के लिए या किसी टाइप का रिक्वेस्ट के लिए, प्रेयर के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। शैल का यूज आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ भविष्य की घटनाओं को बताने, सुझाने या प्रस्ताव देने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। वही कुड का प्रयोग हम किसी के साथ रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में रिक्वेस्ट हो रहा है इसलिए हम इसमें कुड का प्रयोग कर रहे हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। इसमें जो ग्रामेटिकली एरर है उसे हमको पहचानना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, आर दीज लाइब्रेरी बुक आर देयर। ऑप्शन नंबर ए देयर, ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी आर दीज, मोर देन वन ऑफ दी अबव एंड नन ऑफ दीज। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर देयर, ए नंबर देयर, क्योंकि यहाँ पर देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम देयर्स का प्रयोग करेंगे, लास्ट में एस का प्रयोग करेंगे जो एक प्रोसेसिव प्रोनाउन होता है, जो एक प्रोसेसिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हम देयर्स का प्रयोग करेंगे। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हो गया सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, बी हार्मोनियस एंड द कंसिस्टेंट विथ ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड, बी नंबर एक्रोड, सी नंबर कैरडॉन। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया एक्रोड यानी कि सहमत या समझौता होना, हार्मोनियस ऑन द कंसिस्ट विद द एक्रोड यानी कि सहमत या समझौता करना। रिकॉर्ड मतलब होता है लिपिबद्ध करना या उसका रिकॉर्ड रखना, लेखा करना, और कैरडॉन मतलब होता है घेरा, किसी चीज को घेरना, घेरा करना। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, 6, ऑप्शन नंबर सी 5 भेद है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया भूतकाल के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। इन भेदों की पहचान तथा इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं कि सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल जिसमें क्रिया के समान रूप से बीते समय होने का बोध हो, क्रिया का एक समान रूप होता है जिसमें बीते समय में कार्य होने का बोध हो रहा हो, सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के अभी अभी समाप्त हुआ हो, वैसी क्रिया जो जस्ट अभी अभी समाप्त हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तीसरा पूर्ण भूतकाल क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हो, वह क्रिया जो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसी भूतकाल में चल रही थी पर अभी तक पूरा नहीं हुआ हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है और अपूर्ण भूतकाल में क्रिया पहले भी हो रही थी और अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ हो, अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल इसमें कार्य के पूरा होने या न होने का बोध कन्फर्म न हो, कार्य के पूरा होने या न होने का संदेह हो। हेतु मत भूतकाल इसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर हमेशा परस्पर निर्भर रहती है, एक क्रिया दूसरे पर क्रिया पर परस्पर निर्भर रहती है, उसे हम हेतु मत भूतकाल कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। ऑप्शन नंबर ए श्रम की, बी नंबर होती है, सी नंबर साधना से। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा राष्ट्र महान होती है, राष्ट्र महान होती है, यह हमारा गलत ऑप्शन दिया गया है, इसका जगह होना चाहिए राष्ट्र महान होता है। तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो गया बी नंबर होती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर को ही बनाते हैं। इसका आंसर हो गया सी नंबर घबरा जाना। इसका मुहावरा हो गया हाथ पैर फूल जाना, मुहावरे का अर्थ हो जाता है घबरा जाना। हमारा अगला प्रश्न हो गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमारा शब्द दिया गया है प्रयत्न, हमारा शब्द दिया गया है प्रयत्न, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है प्रयत्न का प्रयास। इसके साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी हैं जो प्रयत्न के पर्यायवाची शब्द है, जैसे कोशिश, चेष्टा, यत्न,
इसके साथ ये सभी प्रयत्न के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि जो गलत वर्ड है उसे हमें चुनना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष, कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे के, ऑप्शन नंबर बी कहने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर सी परंतु पुरुष किंतु नारी, पुरुष किंतु नारी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन हो गया पुरुष किंतु नारी। यहाँ होना चाहिए पुरुष और नारी, पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया सी नंबर पुरुष किंतु नारी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें कौन सा है जो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। डायरेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। ए नंबर कृपया, कृपया ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। खांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसमें जो वर्ड दिया गया उसमें से एक वर्ड को हमें बताना है कि उसके जगह पर कौन सा सही विकल्प या उपयुक्त विकल्प हम लगा सकते हैं। मेरा मित्र जरूरी, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। ऑप्शन नंबर ए कठोर, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी साधारण उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया 7 का बी नंबर, जहां जरूरी एक आवश्यक को, जरूरी को आवश्यक से रिप्लेस किया जा सकता है। मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए र, ऑप्शन नंबर बी य, ऑप्शन नंबर सी ल। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए र एक प्रकंपित वर्ण है। इसे साथ ही साथ लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ 2 या 3 बार कंपन करती है। जीभ के लगातार 2 या 3 बार कंपन करने से यह र वर्ड उत्पन्न होता है, इसलिए इसे प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। और पूरे हिंदी वर्णमाला में केवल र ही प्रकंपित वर्ण है। दूसरे आ जाता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण में वह वर्ण होता है जो जीभ के अगले भाग यानी कि मसूड़ों को छूता हो और वायु यानी कि हवा दोनों बगल से निकल जाती है, उसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और वह ल होता है, और वह ल होता है, ल को हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसमें जीभ मसूड़े के अगले भाग को छूता है और हवा दोनों बगल से निकल जाती है। उसके बाद हो गया अर्ध स्वर वर्ण। अर्ध स्वर वर्ण जो य और व होता है, य और व अर्ध स्वर्ण वर्ण कहलाता है। अर्ध स्वर्ण वर्ण कहलाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, इसलिए यह और वह को अर्ध स्वर वर्ण कहा जाता है। उसके ऊपर हो गया उत्क्षेपित वर्ण। उत्क्षेपित वर्ण जिसमें अंग और ढ, अंग और ढ को उत्क्षेपित वर्ण कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें एक झटके से जीभ नीचे की ओर गिरता है। उसके बाद हो गया उष्म, उसके बाद हो गया उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में तालव्य स, मूर्धनि स, दंत स और ह होता है। उष्म व्यंजन में तालव्य स, मूर्धनि स, दंत स और ह होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है, इसलिए इसे उष्म वर्ण कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। इसका सही ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो सीधा सही ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस शरण में आया हुआ का एक वाक्यांश हो जाता है शरणागत। शरणागत का अर्थ होता है शरण में आया हुआ। आगत आने वाले को बोलते हैं, आगत आने वाले को बोलते हैं। और गोपनीय जब किसी वस्तु का भेद न खोला जाए उसे गोपनीय कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी किसका है। चलिए सही ऑप्शन को देखते हैं। हमारा सही ऑप्शन हो गया हंस वाहिनी।
हंस वाहिनी सही वर्तनी का वाला शब्द है, जो सरस्वती को कहा जाता है, जो सरस्वती माता को कहा जाता है हंस वाहिनी। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन हो गया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह दिल्ली से डैश आया है। डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं। वह दिल्ली से ए नंबर आज आया है। वह दिल्ली से आज आया है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। हमारा पर्यायवाची शब्द दिया गया है समता। ऑप्शन की बात करते हैं तो ए नंबर ऑप्शन केतु, बी नंबर ऑप्शन बराबरी, सी नंबर ऑप्शन संकट। देखिए समता का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है बराबरी, वो होता है बराबरी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो गया बी नंबर बराबरी। समता का बराबरी या समान भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, समान अर्थ में या समान रूप से भी इसका पर्यायवाची शब्द समता का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए हमारा अगला ऑप्शन हो गया, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। सजीव, सजीव का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो हमारा बी ऑप्शन सबसे सही है। सजीव का विलोम शब्द हो जाता है निर्जीव। सजीव का विलोम शब्द निर्जीव। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना डैश चुका है। वह खाना डैश चुका है। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दिए गए शब्द में का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमारा शब्द दिया गया है न्यून। न्यून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो न्यून का पर्यायवाची शब्द रहता है बी नंबर कम। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द में अल्प या कम कह सकते हैं। अल्प, अल्प या कम न्यून का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। पर्याप्त या अधिक इसका विलोम आर्थिक शब्द हो गया। विलोम शब्द हो गया न्यून का विलोम शब्द पर्याप्त या अधिक को मान सकते हैं, और इसका पर्यायवाची शब्द हो गया अल्प या कम। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। तो हमारा वाक्य दिया गया है लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता था। हम बताना है कि भ्राता का के बदल करके हम कौन सा उसके बदले प्रतिस्थापित वर्ड लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आदर्श, ऑप्शन नंबर बी में शत्रु, ऑप्शन नंबर सी में भाई। ऑप्शन नंबर सी में भाई। देखिए यहाँ आदर्श और भाई लगभग दोनों लगाया जा सकता है। आदर्श भाई दोनों लगाया जा सकता है कि राम है जो लक्ष्मण है जो राम को अपना आदर्श ही मानते थे, और भाई भी मानते थे, मानते क्या थे, लेकिन यहाँ वर्ड दिया गया भ्राता। यहाँ वर्ड दिया गया है भ्राता, तो भ्राता से रिलेटेड वर्ड हमें लगाना है, और उसके लिए एक ही वर्ड आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी भाई। ऑप्शन नंबर सी भाई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। दिया गया हमारा वर्ड महात्मा। महात्मा, इसमें सही वर्ड हो गया हमारा ए नंबर महात्मा। ए नंबर हमारा महात्मा, ये बिल्कुल सही वर्ड है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चोर उठ भागा। चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, आक्रामक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया चोर उठ भागा पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि ये पहले ही हो चुका है, पूर्वकालिक क्रिया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इसके पहले के जो 3 प्रश्न है वो पैराग्राफ संबंधित प्रश्न है, जिसमें लेख दिया गया, पैराग्राफ दिया गया और उससे संबंधित 3 प्रश्न दिए गए थे, इसलिए उस प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है। हम अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। वीणा पानी, वीणा पानी में कौन सा समास है? वीणा पानी में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं हमारा सही ऑप्शन। हमारा सही ऑप्शन हो गया वीणा पानी। वीणा पानी में किसका समास है? तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। वीणा पानी में हमारा बहुव्रीहि समास है। पहचानने का तरीका देखते हैं। पहचानने का तरीका, वीणा पानी, वीणा तथा पानी दोनों एक प्रधान पद होते हैं, और दोनों ने मिलकर एक तीसरे पद का अलग अर्थ निकाला है, जिसका अर्थ होता है सरस्वती।
ध्यान दीजिएगा, वीणा तथा पानी दोनों एक साथ के शब्द हैं, मिला हुआ लगभग शब्द है, और वीणा पानी को जोड़ करके एक अन्य शब्द का उद्गम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। इसलिए बहुब्रीहि समास के गुण होने इसमें वो कुछ हद तक बहुब्रीहि समास का गुण है, इसलिए यह सही ऑप्शन हमारा हो गया बी नंबर बहुब्रीहि समास। इसके साथ साथ कुछ और उदाहरण भी हम देख लेते हैं, समास के अन्य भेद भी देख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। हमारा पहला समास हो गया अव्ययी भाव समास। जिसमें प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा अव्यय होता है, जिसमें इसका पहचानने की बात करते हैं तो इसके पहचान का तरीका होता है कि इसमें शुरू में उपसर्ग लगाया जाता है। अव्ययी भाव समास में शुरू में उपसर्ग लगाया जाता है। दूसरा समास हो गया तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। और इसका विखंडन के समय का, के, की क्रिया याद कीजिएगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से, ये वाली जो लाइन होती है उसे याद करना पड़ेगा। तत्पुरुष समास को विखंडन करने में का, के, की, को, के, लिए, में, पर का प्रयोग करके ही इसे विखंडन किया जा सकता है। कर्मधारय समास, इस पद में विशेषण और दूसरे विशेष हो। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेषण होता है। इसमें उपमान और उपमेय का भी संबंध मिलता है हमारे कर्मधारय समास में। उसके बाद हो गया हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में इसका पहला पद या कह सकते हैं इसमें जो पद होता है वो कोई एक संख्यात्मक वाचक पद होता है, वाचक पद होता है। पहला पद संख्यावाचक पद होता है। द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में दोनों मिलकर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं।